नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आपका बड़ा इंतजार कर रहे हैं व्यूअर्स कि देवेंद्र आए और बताएं कि ये सब जो हुआ है क्यों हुआ, इस्तीफा क्यों लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने इस्तीफा दिया या इस्तीफा मांगा गया उनसे, उनकी जगह जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उन्हें क्यों ये जिम्मा फिलहाल दिया गया इतनी संकट की घड़ी में, और वो क्या वजहें थी, क्या हालात बन गए, सरकार की असेसमेंट क्या थी या जानकारी क्या थी कि उन्हें लगा कि कुछ भी करके इस वक्त ये प्रदर्शन सीजेपी का खत्म कराना जरूरी है, जंतर मंतर खाली कराना जरूरी है। ऐसे क्या इनपुट्स थे सरकार के पास, वो हम जानेंगे। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से पूरा चार्ज खुद लेना पड़ा, चाहे वो मैसेजिंग की जिम्मेदारी हो, निर्णय तो उनके ही होते हैं, और ये तय करना कि इनकी मांगे आप फिलहाल पूरी तरीके से मान लीजिए, इस्तीफा भी और बाकी जो कुछ भी वो चाह रहे हैं, ले बस किसी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को घर भेजा जाए। तो ये हम लोग देवेंद्र से पूछेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब ये तय हुआ कि अब ये काम होना है, और इसकी भूमिका कैसे बनी? सौरभ, जैसे पहले बार बार जब ये सवाल आता था तो हम लोग ये बताते थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा, और उसके पीछे वजह ये थी कि जब भी सरकार के किसी भी लेवल पर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता था तो सीधे काउंटर में बताया जाता था कि इस्तीफा का तो सवाल ही नहीं है, और आप ये बताइए कि क्यों होना चाहिए। और उसके बाद फिर वो लोग अपने तमाम तर्क देते थे। उससे ये समझ में आता था कि एकदम से रीथिंक जैसी चीज़ भी नहीं है। अन्यथा आमतौर पर एक होता है कि अगर इस्तीफा देने जैसी बात भी हो सकती है तो फिर ये एक इंडिकेशन रहता है कि देखते हैं, तो उससे आप समझ लीजिए कि वहाँ पर मामला ओपन है। लेकिन सीधे सीधे अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए कि नहीं इस्तीफा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और ऐसे अगर प्रोटेस्ट होने लगे और प्रोटेस्ट के आधार पर इस्तीफा होने लगे तो कोई भी सरकार काम नहीं कर पाएगी। इस्तीफे के लिए वजह तो होनी चाहिए, और सीधे उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इनके लेवल पर चूक हुई है। इनके लेवल पर चूक हुई होती तो इस्तीफा होता, इनके लेवल पर नहीं हुई इसलिए नहीं होगा, इस तरह की बात कही जाती थी। लेकिन बाद में आपने 2 दिन पहले जैसे देखा, इस्तीफा होने से 2 दिन पहले, कि अचानक से पहले ये सरकार ये भी कहती थी सरकार की न्यूट्रल प्लेस पे क्या मतलब है, मंत्रालय न्यूट्रल प्लेस नहीं होता है क्या? बात करने हम नहीं जाएंगे। हाँ, घर पे नहीं आना है मत आओ। मंत्रालय में तो भाई देश के लोगों की सरकार है, देश का ही मंत्रालय है, तो वहाँ पर आप आए। जेपी नड्डा की या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो तो देश के लोगों की बिल्डिंग है वो। तो वहाँ पर आप जाके अपनी बात कहिए। फिर उसमें जैसे उसमें चेंज हुआ तब ये बात समझ में आ गई कि अब दबाव आना शुरू हो गया है। आप एक चीज़ पे अगर दब रहे हैं मतलब दूसरा वही आप ओपन करेंगे। उसका सोनम वांगचुक पे का जब अनशन सौरभ खत्म हुआ, उसके लिए जब मिलने गया था लोग, तो वहाँ पर ये बात कह दी गई थी सोनम वांगचुक जी से, अच्छा, कि इस्तीफा होगा बस अप्रोप्रिएट टाइम देखकर ये कराया जा रहा है। तभी उन्होंने अपनी चिट्ठी में वो लिखा था कि आपने मुझे कहा वी विल कंसिडर हिज रेजिग्नेशन। हाँ, तो वो ये बात उनको ये कह दी गई थी। अब बाद में उसके बाद हम लोगों ने जब खंगाला कि आखिर ऐसा क्या हो गया, 2 दिन में ऐसा क्या बदला, तो सरकार के पास आईबी से सौरभ जो इनपुट आया था, उस इनपुट में ये था जैसे 20 तारीख की घटना आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार से कैसे कैसे तत्व आए, आगे बढ़े और जानबूझ के पुलिस के साथ ऐसी स्थिति कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। प्रोटेस्ट तो इतने लंबे समय से चल रहा था, तो अगर सरकार को बल प्रयोग करना होता तो जंतर मंतर पर पहले दिन जिस दिन इजाज़त दी गई थी वो इजाज़त नहीं दी गई होती, उस दिन भीड़ भी नहीं थी, वो बल प्रयोग बहुत आसान बल प्रयोग होता। इतने दिनों तक आपने प्रोटेस्ट चलाया तब भी बल प्रयोग आप पे नहीं किया गया। अगर बल प्रयोग करना होता तो उस समय हो गया होता। ऐसा क्या होगा कि अचानक जब पूरी भीड़ आई तब बल प्रयोग किया जा रहा है? जब उन लोगों ने देखा कि उनके आंदोलन का कोई असर नहीं हो रहा है बहुत, तब वहाँ पर फिर ये तय किया गया उन लोगों के द्वारा कि अब संसद मार्च वाली बात जो बात है कि 20 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है, उस दिन हम जाएंगे। अब सौरभ, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी अगर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है तो संसद में घुसने का क्या मतलब है? जाहिर तौर पे आप इनवाइट कर रहे हो कि पुलिस के साथ आपकी झड़प हो। उस दिन तैयारी उनकी संसद में घुसने की थी। हाँ, वहाँ एकदम जाने की कि उसमें अंदर जाना है। अच्छा। और आज मुझे अपोजिशन के सांसद बता रहे थे, अपोजिशन वाले सांसद, कि सोचिए कि कैसी स्थिति होती कि अगर उस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे थे, क्योंकि सभी उसमें स्टूडेंट्स तो नहीं थे ना, तमाम असामाजिक तत्व थे, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो अंदर आते और फिर क्या क्या करते। तो वहाँ पर अगर ये नहीं होता तो आपके प्रोटेस्ट कितनी भी बड़ी संख्या होती तो आप जंतर मंतर ही रहते हैं ना, जहाँ डेजिनेटेड प्लेस था। आप संविधान की बात कर रहे हो, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, जो डेजिनेटेड प्लेस है उसको छोड़ के आप पार्लियामेंट, जहाँ मतलब पार्लियामेंटेरियन को छोड़ दीजिए, तो हम लोग जो कवर करने जाते हैं हमें भी इतने सारे डू एंड डोंट्स का पालन करना होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बाहर गाड़ी छोड़िए, वहाँ से पैदल जाइए, तमाम सिक्योरिटी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस जगह पे, उस प्रेमाइजेस में आप जाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसमें आप हंगामा करके और चाह रहे हो कि बीच, आपको पता है कि पुलिस ऐसा होने नहीं देगी, फिर पुलिस के साथ झड़प होगी, फिर उस तस्वीर का आप इस्तेमाल करोगे।
और वही हुआ, पुलिस के साथ हो रहा है। अब अच्छा, उनके अपने लोग नेशनल मीडिया को लगातार वहाँ पे जाने पे मारते थे, मिसबिहेव करते थे। उसके पीछे वजह ये थी कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ना दिखाया जाए। तो जैसे वो पुलिस के साथ, मान लीजिए बहुत सारे वीडियो अब आपने देखा होगा कि पुलिस वाले के साथ जाके लड़कियाँ खराब बातें बोल रही हैं, उकसा रही हैं, पुलिस वाले सुन रहे हैं। एक पुलिस वाले का वो भी वीडियो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट वो रुआं से होकर बता रहे हैं कि कैसे कैसी बातें वहाँ कही जा रही थी। और उतना अगर कीजिए, किसी पुलिस वाले का पेशेंस थोड़ा अगर लूज हो रहा है तो फिर वो वीडियो आप तुरंत बनाइए उनके लोग, और उस वीडियो को फिर इंस्टाग्राम पे डालिए। और सोशल मीडिया की लड़ाई पे तो हम लोग आगे बात करेंगे कि उसको कैसे इन लोगों ने डिजाइन किया था। तो ये सारी चीज़ें सौरभ हुई थी। और उसके बाद जो आईबी का इनपुट्स मिला उसमें ये था, ये मंडे था, मैं डेट ऐसे चलता हाँ, रहा, ये सोमवार की बात है, 20 इस्तीफा हुआ शनिवार को। हाँ। अब इन 5 दिन में क्या हुआ? उसके बाद जब इनपुट्स आना ये शुरू हुआ कि अब इसको बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उस आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश में ये है कि किसी छात्र के द्वारा आत्मदाह जैसी चीज़ भी हो। अच्छा, अब ये अगर स्पेसिफिक इनपुट था? स्पेसिफिक इनपुट था। अच्छा, अब अगर आत्मदाह जैसी स्थिति होती, जैसे मान ली कोई छात्र बेचारा प्रोटेस्ट कर रहा हो और पीछे से कोई एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ भीड़ में गया और उसने फेंका कुछ केरोसिन या कुछ भी, पेट्रोल और एक माचिस मारा, ये तो कोई देखेगा नहीं कि उस भीड़ में किसने लगाया, क्या किया, हो क्या जाएगा कि छात्र ने ये कर लिया। तो उस तरह की भयावह स्थिति ना आ जाए, जो कि कहा भी गया कि इसका एंटी सोशल, छात्रों की असंतोष, छात्रों की चिंता, वो सारी वाजिब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो उठाने की कोशिश में थे उसको रोकने के लिए ये समझ में आया सरकार को कि अब बेहतर है कि इस्तीफा करा दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और था सौरभ कि इसमें भी बिल्कुल भ्रम नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था भले ही कितना भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, लेकिन छात्रों के हित की बात, परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये तो जेन्युइन बात थी ना। तो इस सेंटिमेंट से देश में जो युवक हैं, जो छात्र हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उन्होंने अपने आप को इको किया। हाँ, कर लिया था कि भाई पेपर लीक, बात होने लगी थी। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कौन इससे सहमत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनको क्या समझ में आ रही थी मोटे तौर पे छोटे बच्चों को कि पेपर लीक हुआ, मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो वो सामान्य चीज जैसे देख रहे थे, तो जाहिर तौर पे उनके अंदर एक आक्रोश आ गया कि इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं इस्तीफा हो रहा है। वो इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ तुरंत पे एग्जाम करा लिया गया। मंत्रियों के बच्चों ने लिखे हैं पोस्ट। हाँ, लेकिन हालांकि उसमें जो नाम आप देख रहे हैं, जैसे बीजेपी सांसद की जो जिस बच्चे ने लिखा है, उस सांसद के बारे में ये कहा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान से उनकी बनती नहीं है। अच्छा। दोनों ही राज्य से आते हैं, तो संभव है कि वो भी आएंगे लोग। बट इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी सांसद या एनडीए के सांसद हों, उनके घर के बच्चे भी इस बात को लेकर आक्रोशित थे। हम लोगों ने तो अपना व्यक्तिगत अनुभव भी देखा सौरभ, कि किसी से अगर बात कीजिए तो वो लोग ये बताते थे कि उनके घर के बच्चे एकदम से इस बात को लेकर परेशान हैं, और स्वाभाविक है परेशान कि भाई पेपर लीक क्यों होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर पेपर लीक हुआ तो जवाबदेही तय कीजिए। इस तरह का नैरेटिव, वो जवाबदेही अधिकारी से तय नहीं होती उनकी, वो जवाबदेही बाकी लोगों से नहीं, तो वो सिर्फ मंत्री के इस्तीफे से ही होती। इतना डिटेल में वो जाना नहीं चाह रहे। दो बातें आपने कही कि सरकार ने क्यों इस्तीफा लिया या वहां तक क्यों बात गई, कि एक तो इनपुट ये था एजेंसीज का कि इस प्रोटेस्ट की आड़ में कोई अराजक तत्व कोई अनहोनी घटना करा सकती, कोई आगजनी हो जाए, कुछ मतलब कोई जानी नुकसान ना हो जाए, एक्सट्रीम, हाँ एकदम एक्सट्रीम। और दूसरा ये कि भाई घर घर ये बात होने लगी थी कि इस्तीफा तो हो जाना चाहिए, इस्तीफा क्यों नहीं होता, इसमें कौन सी ऐसी इतना बात अड़ने है? की इसमें हाँ, क्या, इसमें अड़ने वाली कौन सी बात है? तो धर्मेंद्र प्रधान, आज जैसे किसी बीजेपी के एक सीनियर लीडर का स्टेटमेंट है कि धर्मेंद्र प्रधान तो पहले ही इस्तीफा ऑफर कर चुके थे, उस वक्त सरकार ने उनको कहा कि आप अभी रुकिए, और फिर जब अप्रोप्रिएट टाइम आया तो सरकार ने खुद ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसमें कुछ सच्चाई है? इसमें एक सच्चाई सौरभ ये है, और ये सच्चाई ऐसा नहीं था कि इस बार एक्सेप्शन था। आमतौर पे ये होता है कि जब इस तरह का विवाद, इस तरह की चीज़ें पार्टी के भीतर हो, तो क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और ख़ासतौर पे जो कैडर वाले नेता हैं, उनको खुद ही ये लगता है कि अगर हमारे चलते इतना बड़ा इशू हो रहा है तो हमें ये बात कह देनी चाहिए कि अगर हमारे इस्तीफा देने से अगर ऐसा होता है तो मैं देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कम्युनिकेट किया था पार्टी के सिस्टम को कि अगर सरकार से मुझे हटने का ये हो तो हमें बताया जाए, तो मैं जब भी कहा जाएगा देने को तैयार। हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ी बात इस लिहाज से नहीं थी कि अगर इस्तीफा देने को कहा जाता तो आप देते ही, मन है या नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं था। बट आमतौर पर ये इन्हीं केस में नहीं था, और भी कभी कभी विवाद होता है तो ये चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन उनको बचा खूब रही है पार्टी, आज तो पार्लियामेंट में स्वागत सत्कार हुआ उनका। बड़ा मसला सौरभ ये था कि क्या पार्टी के लोग, सरकार के लोग धर्मेंद्र प्रधान को दोषी मानते हैं, तो उसका जवाब है नहीं। जो विरोधी है बीजेपी के भीतर भी ऐसा नहीं है सौरभ, बीजेपी के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो कि आप इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरी तो चलती ही है, तो जो धर्मेंद्र प्रधान विरोधी गुट के जो नेता हैं वो खुश भी हैं इस्तीफे से। लेकिन मोटे तौर पे पार्टी जो लोग चला रहे हैं,
जो बड़ी बड़ी जिम्मेदार चीज़ों पे जगहों पे हैं, वो इस बात को नहीं ये कर रहे हैं। और यही नतीजा था, जैसे आपने देखा होगा, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली कि बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने उनको कहा था कि जो चिट्ठी आप लिखें उस चिट्ठी को आप ही जारी करें। हाँ, उन्होंने ही जारी किया। मतलब मैसेज ये ना हो कि आपको हटाया गया, आप खुद इस्तीफा दे रहे हैं, और वही उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पे उसको डाला था। ऑल वही वजह से आपने कहा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माना तो माना बिल्कुल, भी ये जाएगा और सच भी है, भाई पार्टी सरकार का फैसला था शुद्ध रूप और से, और इस्तीफा लिया गया। बाकी चीज़ें सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ें हैं सौरभ। और एक चीज़ और है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेके नाराजगी UGC के समय से चली आ रही थी, बीजेपी के सपोर्टर्स में भी। बहुत। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान से अगर आप कोई सवाल पूछें, कोई इंटरव्यू करें, तो उसमें भी बीजेपी के लोग कहते थे कि अरे, और उसके बाद निगेटिव बात बोलते थे। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, आज कोई एक जानकार बता रहे थे, वो किसी जगह लेक्चर में गए और वहाँ सामने जो थे किसी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ABVP से जुड़े हुए लोग बैठे हुए थे बच्चे, और उसी वक्त वो उनका इस्तीफे का सूचना आई ट्विटर पर, X पर, उन्होंने वहीं बता दी, और ABVP का जितना वहाँ पर छात्र वर्ग बैठा था सब ताली बजा रहा था जोर से। ये स्थिति थी एकदम। अच्छा हुआ, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन हालांकि ढंग से अगर आप देखें तो धर्मेंद्र प्रधान की गलती क्या थी? अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि OBC कम्युनिटी से आते हैं, तो बहुत सारे फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोगों को ये लग रहा था कि उनको टारगेट करने के लिए UGC वाला वो जो गाइडलाइंस आया था। हकीकत यह है कि उस समय सेक्रेटरी कौन थे? विनीत जोशी, जो कि फॉरवर्ड कम्युनिटी के आते हैं, और विनीत जोशी का बहुत दबदबा था। तो फॉरवर्ड कम्युनिटी के एक अधिकारी के मार्फत ही वो चीज़ें होती थी, लेकिन आमतौर पर लोग उतना डिटेल तो जानते नहीं, तो वो एक नैरेटिव बना लेते हैं। फ्राइडे को दूसरे दौर की मीटिंग हुई थी प्रदर्शनकारी के प्रतिनिधियों की और मंत्रियों की, और उस वक्त बाकी बातें उनकी मान ली गई थी, ये उन्होंने बाहर निकल के बताया। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्हीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने कहा हम कल आपको बताएंगे। मतलब तब तक तो फैसला नहीं हुआ था। उस समय तक सौरभ ये था कि ये फैसला हो चुका था कि अगर ये नहीं माने तो फिर इस्तीफा होगा। अगर ये इस बात को समझ जाएं कि भाई जिस जवाबदेही की आप बात कर रहे हैं, जो लोग जवाबदेह थे 13 उनमें जेल जा चुके हैं, अब क्वेश्चन सेट करने वाला ही अगर पेपर लीक कर दे, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास बतौर शिक्षा मंत्री ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता जो इस चीज़ की जांच कर सकते थे कि हाँ ये व्यक्ति लीक नहीं करेगा, और वहाँ पर उनकी जवाबदेही हो कि आपने गलत व्यक्ति का चयन कर लिया। तो ये सारी चीज़ें समझाने को, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के बाद उसकी लिपापोती करने की कोशिश की? नहीं। CBI जांच मंत्रालय ने किया? हाँ किया। अधिकारियों को हटाया गया? हाँ हटाया गया। दोबारा एग्ज़ाम ठीक तरीके से हुआ? हाँ हुआ। 22 लाख बच्चों ने दोबारा एग्ज़ाम दिया? हुआ। दोबारा एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी आई? नहीं आई। तो ये सारी बातें समझाने की कोशिश हुई थी उन लोगों को भी, लेकिन जाहिर तौर पे क्योंकि प्रोटेस्ट इसी बात पर था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो वो तो पीछे बिल्कुल नहीं हट सकते थे। जैसे उन्होंने इस बात को जानकारी दी कि नॉन नेगोशिएबल है, हाँ नॉन नेगोशिएबल है, उसका वजह के बताया गया, क्योंकि मन ये अब उस समय बन गया था, उससे पहले नहीं बना था, उस समय ये बन गया था कि अगर ये नहीं पीछे हटे तो फिर इस्तीफा होगा। और उसी दिन सौरभ ये भी तय हो गया था कि प्रहलाद जोशी को अगला शिक्षा उस पर भी आगे आएंगे आता हूँ। लेकिन जो खास तौर पर सरकार का, नरेंद्र मोदी का समर्थक है, राइट विंग का जो समर्थक है, वो बड़ा नाराज क्या, वो दुखी है। मैं तो दुखी शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि भाई क्यों ऐसा फैसला किया, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये तो प्रायोजित प्रोटेस्ट है, ये सारे लोग जो हैं एक खास विचारधारा के हैं और एक खास विचारधारा के खिलाफ हैं। तो इनका इशू मुद्दा नहीं है, आइडियोलॉजी है, और इनके पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस लगी हुई हैं। तो इनके सामने क्यों झुकना, ये कंसिडरेशन सरकार के सामने नहीं थी। निश्चित तौर पर सौरभ था ये कि उनके अपने ढांचे में भी था कि भाई किस बात के लिए इस काम को करना। एक तो आप आंतरिक तौर पे ये माने कि हाँ इनसे गलती हुई है, और अगर गलती हुई रहती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले का आप उदाहरण उठा के देखें सौरभ, लोगों को बहुत पता नहीं चलता है, जब जिस लेवल पे जिस व्यक्ति से गलती होती है उसको बचाने वाला कोई नहीं आता। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कितने सारे मंत्रियों को हटाया जाता है, अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, वो इतनी सख्ती से होता है, और वहाँ पर कई बार तो ये बताया भी नहीं जाता है कि आपको किस वजह से हटाया गया। अगर इनपुट्स सॉलिड आ गए, वो अकाट्य प्रमाण के साथ आ गए, तो कार्रवाई होती है सीधे। यहाँ पर वो चीज़ था नहीं। दूसरा ये दिख तो ये रहा था ना, जैसे लेफ्ट के JNU के लेफ्ट एसोसिएशन के स्टूडेंट्स वहाँ पे आके, उसमें कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, तो सामने सब दिख रहा है। और वो लोग धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, वो तो हर मुद्दे पे ही विरोध करते हैं। तो वो सारी बातें वहाँ भी समझ में आई थी। और जैसे जैसे गालियों के वीडियो आप देख रहे हैं सौरभ, स्पेशली वो इससे और बात क्लियर हो जा रही है। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक लड़की ने गाली दे दिया, 2 दिन ने दे दिया, एक लड़के ने गाली दे दिया, भरमार वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेके आए हैं सारे, पूरा ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, और पूरा प्लेकार्ड्स लगाएंगे, और शर्म हया नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्या बोलना। मतलब आप सोचो कि किस प्रकार का देश बनाना चाह रहे हो,
ऐसी गालियों की बात करके, भाई आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलना है, तथ्य के आधार पर कुछ भी बोलिए, लेकिन गाली गलौज के आधार पर तुम बोल रहे हो। तो ये चीज़ तो समझ में आ रही थी, लेकिन सरकार के सामने, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि देश के घरों के युवा अगर मोटे तौर पे ये बात समझ रहा हो, और वो इस लिहाज से समझना शुरू हो गया सौरभ कि इन लोगों ने जो ट्रेडिशनल मीडिया हैं, चाहे प्रिंट के पेपर हो या टेलीविज़न के, उनको वहाँ पे स्पेस नहीं दिया, मिसबिहेव कराया गया उनके साथ। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह के मीडिया को अगर आप देखें तो एकदम से आपको समझ में आएगा कि वो पूरा भर दिया गया था फ्रैक्चर, हाँ, उन वीडियोस। मुझे ऐसे ऐसे लोग सर बता रहे हैं, एक फॉरेन की जर्नलिस्ट कल ही बता रहे थे मुझे कि मैं इस तरह के वीडियो, क्योंकि मैं फॉरेन रहता हूँ, फॉरेन जर्नलिज्म करता हूँ, तो आमतौर पे जब मैं FB या इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो या तो टूर एंड ट्रैवल्स या फूड से रिलेटेड इस तरह के वीडियो सर्च करता हूँ, या अपने स्टेट का कोई चीज़ हो। तो बोले कि मैं जब भी खोलता था तो 100-100, 200, 300 ऐसे ही वीडियो, और वन साइडेड वीडियो। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था ये तो। और वो वैसे व्यक्ति हैं जो कि नरेंद्र मोदी सरकार को कोई पसंद नहीं करते, और वो इस बात को कह रहे थे। बोले मैं हैरान था कि इतना वन साइडेड कैसे। वेस्टर्न मीडिया स्वाभाविक तौर पे वो इस बात की तलाश में रहती है कि इसको ले ले। जैसे वेस्टर्न मीडिया में BBC के विजुअल्स और अब देखें, उसमें एक भी विजुअल में आपको ये नहीं दिखेगा कि किस प्रकार से पुलिस पे पत्थर मारा जा रहा है। वो सिर्फ पुलिस अगर कोई लाठीचार्ज कर रही है वो दिखाया जाएगा। जिस पुलिस ऑफिसर के साथ इतनी ज़्यादा हिंसा हुई, ACP, भाई ऐसे ही स्टूडेंट कभी वो भी रहा होगा। उसने पढ़ाई लिखाई की, एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया, एग्ज़ाम कम्पीट किया, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आपने उसके साथ जाके मारपीट की, और ब्रूटली मारपीट की, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो ये सारी नैरेटिव जो चले ना, तो वहाँ पर सत्ता पक्ष की, चाहे सरकार के लोगों या पार्टी के लोगों, BJP के, उनकी एक बड़ी चूक थी कि इसको वो एक्सपोज नहीं कर पाए, और उसके चलते घरों में ये मामला घुसा, घर के यूथ में ये मामला घुसा कि कैसे इस्तीफा नहीं हो रहा है। वहाँ पे घर घर एक ही तरह का वीडियो जा रहा था, एक ही तरह का वीडियो जा रहा था। अच्छा, छोटे बच्चे वो कितना उसमें डिटेल जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ी आगे की बात, अब प्रहलाद जोशी क्यों उनको ये इंटरिम चार्ज में उन्हीं को दिया गया? सबसे पहले सौरभ एक चीज़ जैसे ये थी कि जैसे जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके एक दिन पहले ये तय हो गया था कि प्रहलाद जोशी को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी, और जब प्रहलाद जोशी की जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसमें कहीं कोई और ऑप्शन नहीं था नाम में। हमें जो बताया गया कि सीधे एक ही नाम था, क्योंकि नया आपको शपथ नहीं कराना था, सेशन अभी चल रहा है, तो जाहिर तौर पे जो आपका कैबिनेट है आप में उन्हीं में किसी को चुनना था। पहली शर्त जो ये थी वो ये कि एक्सपीरियंस हैंड हो। तो हम सभी जानते हैं कि 2004 से वो लगातार धारवाड़ से लोकसभा के चुनाव जीतते आ रहे हैं, मंत्री हैं, अलग अलग मंत्रालय का जिम्मे संभाल चुके हैं। जिस मंत्रालय में हुए हैं, जैसे सोलर की, अभी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो प्रधानमंत्री सौर घर, बड़ी योजना, फूड एंड सिविल सप्लाई, अन्न बांटना, इससे बात आया, संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो वो एक्सपर्टाइज, वो एक्सपीरियंस था। दूसरा, संघ की विचारधारा के एकदम से हैं, हार्ड कोर। तो शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय कोशिश ये करती है, BJP की सरकार कभी भी रहे तो, कि इसमें ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए जो कि संघ को समझता हो, संघ की विचारधारा से आया हो, क्योंकि संघ के लिए ये दोनों मंत्रालय बहुत अहम होते हैं। तो उस आइडियोलॉजी से कोई टकराहट वाला व्यक्ति ना आ जाए, तो ये कोशिश रहती है कि उसी विचारधारा को, तो ये वो थे। तीसरा, UGC को लेके जो फॉरवर्ड कम्युनिटी में असंतोष था, BJP NDA के सपोर्टर्स में, उसके लिए एक फॉरवर्ड फेस प्रहलाद जोशी, और हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक आर्टिकुलेट हैं, बहुत संयमित तरीके से, शांत तरीके से रह के काम करने वाले हैं। तो ये अरेंजमेंट किया गया। अब देखना होगा कि आगे अगर ये सफल होता है तो क्या किसी को बाहर से लाकर फुल फ्लेजेड जिम्मेदारी दी जाती है, या ये अभी तय नहीं है कि ये इंटरिम ही है या इन्हीं को चार्ज, ये अभी तय नहीं। हाँ, ठीक है। अब इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी और इनिशिएटिव्स फिलहाल ले रहे हैं, मैं तो वहाँ से शुरुआत करता हूँ जब उन्होंने पहला वीडियो बनाया, उसके बाद उनके 2 वीडियो और एक चीज़ और एक चीज़ और जोड़ दिएगा। आप सोचिए कि जिस दिन इस्तीफा हुआ और राहुल गांधी ने जो अटैक किया था संघ पर, जो आके उन्होंने 10 जनपद के बाहर जो बयान दिया था, उसमें संघ ने शिक्षा व्यवस्था को ये कर दिया है, वो जवाब भी BJP ने इस रूप में दिया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो कि विद्यार्थी परिषद के हैं, संघ विचारधारा के, उनको हटाया जा रहा है, तो प्रहलाद जोशी जो कि संघ विचारधारा के हैं, उन्हीं को, उनसे ज़्यादा संघ विचारधारा के हैं, उनको बनाया जा रहा है। अब जो सरकार अब जो जिस लेवल पर सोच रही है या काम कर रही है कि आइंदा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, और ख़ास तौर पर यूथ में, युवाओं के बीच में एक इनरोड्स बनाए जाएं, अगर मान लीजिए कहीं कोई हमारे और उनके बीच में कहीं कोई गैप आ गया है तो प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम को चुना। अब वो अपनी मैसेजिंग इंस्टाग्राम से कर रहे हैं, मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोल रहे हैं।
कानून के जो कानून बनाया जा रहा है सख्त पेपर लीक को लेकर के, आज तो पार्लियामेंट में नहीं हो पाया। अभी हमने कॉफ़ी में उस पर डिटेल में बात की थी कि वो कल उस पर मतलब बातचीत हो गई, समझौता हो गया है। कल उस बिल पर देवेंद्र की खबर है कि चर्चा भी हो जाएगी और वोटिंग भी होगी, तो कल सारी बातें उसके अंदर हो जाएंगी। एक ये बिल वाली बात आ गई, फिर एक वो जो उन्होंने हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई है कि डिजिटली कैसे एग्जाम्स कराए जाएं ताकि लीक की गुंजाइश जो है और कम हो जाए। तो फिर जोर कहाँ दिख रहा है इस वक्त आपको, इस एम्फेसिस कहाँ है सरकार का? ये सबसे पहला जोर जो है इसी बात पर है, वो होना भी चाहिए कि भाई पेपर लीक ना हो। ओके। और पेपर लीक ना हो, और अगले साल अगर आप सीवीटी मोड में जा रहे हो, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में जा रहे हो, तो उसमें बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि भाई दूर दराज के भी जो क्षेत्र में, रिमोट एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिजिटल डिवाइड के चलते कोई समस्या ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से उपलब्ध हो, नेट वगैरह जिन चीज़ों की भी ज़रूरत रहे। दूसरी चीज़ की डिजिटली अगर आप एग्ज़ाम करा रहे हैं तो उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। हैक ना हो, साइबर अटैक ना हो जाए। वहाँ तो विदेशों से बैठे भी कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान से बैठा कोई करा रहा है, या रसिया से बैठा कोई हैकर है वो करा रहा है, यूएस से बैठा कोई करा रहा है। तो उन सारे चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल करेंगे, उस लिहाज से ये एक्सपर्ट कमेटी उस पर सुझाव देगी, जिसमें नंदन नीलकेणी हैं, आईआईटी के डायरेक्टर हैं, ये सारी चीज़ें। और सोचिए आप, नंदन नीलकेणी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, और पीएम ने उनको सीधे बनाया क्योंकि पता है कि एक्सपर्ट हैंड है। अब एक जिम्मेदारी, जो बड़ी जिम्मेदारी सरकार के सामने ये रहे कि एक तो पेपर लीक जैसी चीज़ें ना हो, दूसरा कानून इतना कठोर हो कि अगर कोई उसके बावजूद इसमें इन्वॉल्व हो तो फिर उसको 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन, 3 महीने में ट्रायल करके 5 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सज़ा दिला दिया। जैसे ये स्थिति तो सौरभ किसी के लिहाज से अगर आप सोचिए तो विचित्र आदर्श होगी ना कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कहीं कोई चूक ही ना हो। ये तो तभी हो सकता है जब सोसाइटी उसको अडॉप्ट करे, कि सोसाइटी उस तरह की गलती करे ही ना, अन्यथा कोई तंत्र इसको नहीं रोक सकता। जैसे मान लीजिए कि आईपीसी बना दिया गया था, अब जो भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है, कानून आप बना देंगे, लेकिन अब ऐसा थोड़ी कानून बनाने से अपराध थोड़ी बंद हो जाता है, अपराध होगा, आप सजा देते हैं। तो यहाँ भी वही अप्रोच था, लेकिन समस्या ये है कि यूथ, क्योंकि किशोर मन, सेंटिमेंट तुरंत हर्ट होता है, आमतौर पर एक रिबेलियस माइंडसेट रहता है ये उस उम्र में, तो वैसे बच्चों को फिर से चोट ना पहुंचे, वो व्यवस्था अच्छी हो, इसकी ये जिम्मेदारी। लेकिन एग्जामिनेशन के बियॉन्ड भी कुछ सोचा जा रहा है लार्जर एजुकेशन सिस्टम पर? सिर्फ एग्जामिनेशन से नहीं, ओवरऑल आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे खासतौर पे यूथ को आप फोकस करें। ताकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद मेनली एग्जाम पे ही हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें और अपने यूथ, अगर देश के यूथ, सौरभ, जैसे हाल के दिनों में हम लोगों ने जो बातचीत की थी कि अगर स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप क्रिएट करके स्पेस में घुस जा रहे हैं और एवरेज एज 28 साल है, तो ये तो दिख रहा है ना कि बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना भी है, और वो अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरी प्राथमिकता सौरभ ये रहेगी सरकार की कि इस तरह से सड़क पर प्रदर्शन करके सरकार के ऊपर दबाव बना दिया जाए, उसको कैसे आप काउंटर करें, कैसे न्यूट्रलाइज करें, आइंदा ना हो, वो एक बड़ी जिम्मेदारी। आज ही सीजीपी वालों ने ये चेतावनी दी है कि अगर ये पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी, छात्रों पर एफआईआर वापस नहीं हुई, तो हम दोबारा जंतर मंतर पर धरना देंगे। और वो जो नैरेटिव सौरभ, उस दिन भी सोचिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दीपके जिस बात को कह रहे थे, वो समझ में आ रहा था ना कि एक स्टूडेंट नहीं बोल रहा है, पॉलिटिशियन बोल रहा है कि भी 1 विकेट गिरा है और अभी और गिरेगा, सुबह हो गई मामू, कहा जाता था कि इस्तीफे नहीं होते। अरे इतने सारे मंत्रियों को हटाया गया इस सरकार में, ऐसा थोड़ी है, मंत्रियों को सैक किया गया है। वो आपको ये अलग बात है कि जब हटा दिया जाता है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि उसका प्रचार नहीं करती पार्टी। जैसे इस केस में भी सौरभ आप देखें, पीएम मोदी के लिए कितना आसान काम था कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, उनको ये समझ में आया कि छात्रों में असंतोष है, तो एक खबर आती कि धर्मेंद्र प्रधान को लगाई गई फटकार, मंत्री को तुरंत हटाया गया। वो बहुत मतलब शॉर्टेस्ट वो था ना, रूट था उनके लिए, और लोकप्रियता अपनी बना रखना, उसको उन्होंने किनारे करके जो सच है उसके साथ रखने की कोशिश की। और पहली जिम्मेदारी उनको ये दी गई थी कि आप दोबारा एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो। और जैसा कि शुरू में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे पहले 2024 में क्या हुआ था, स्कूल का एक प्रिंसिपल पेपर लीक कराने में इन्वॉल्व हो जा रहा है। जो 2026 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वो लीक करा दे रहा है, तो कौन सी व्यवस्था इसको एकदम से रोक सकती है? लेकिन ये तो सरकार का कोई उनके इंटेलिजेंस के स्तर पर ये तो फेलियर था ही ना, कि आपको ये अंदाजा नहीं लगा कि इतने लोग आ जाएंगे इस प्रोटेस्ट का। हाँ। सब इतने लोग भी, जैसे जो बात आप कह रहे हैं, आप सोचिए कि जंतर मंतर जैसी जगह पर
आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर जैसे लोग जो कि वेस्टर्न यूपी जो कि दिल्ली से सटा हुआ है उस जगह से आते हैं, इस तरह के लोगों की बैकिंग है, अपोजिशन के और दलों की भी बैकिंग है। इनके पास इतने लोग नहीं है क्या कि 10,000, 12,000, 15,000 भीड़ भेज दें, खासतौर पर तब जब एक कम्युनिटी विशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करने के लिए ही जानी जाती है किसी भी इशू पे। हाँ। अब वहाँ पे जो काउंसिलर हैं उनका नाम भी हमें बताया जा रहा था कि दिल्ली में जिन जिन इलाकों में जो उस कम्युनिटी विशेष के लोग रहते हैं वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे उस प्रोटेस्ट में। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन फिर तो ये कभी भी कर सकता है कोई भी। बिल्कुल, अब ये बड़ा चैलेंज यही रहेगा। तो इस केस में सौरभ क्या हुआ था, जैसे बाकी किसी इशूज़ को आप करें और यूथ को इशू करें, यूथ, महिला, किसान, ये 3 बेहद सेंसिटिव इशू होते हैं और उसको हैंडल करने के तरीके इसमें खतरा ज़्यादा रहता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको दूर दराज में बैठा हुआ यूथ इसके डिटेल में नहीं जा रहा है, उसको सीधे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ गलत है, हटाओ यार। और दूर दूर से छात्र आए भी इसमें, ये भी ऐसे भी बिल्कुल अलग अलग राज्यों से। हाँ, अच्छा, उनके अंदर अपनी समस्या, उनको असंतोष, बहुत सारी चीज़ों के लोग नाराजगी, वो सारा प्रस्फुटन। ये जो चेतावनी इन्होंने दी है सरकार में, इसको लेकर कहीं कोई परेशानी कि ये कोई दोबारा प्रयास ना करें लोग? देखिए, उसमें जैसे ये था कि सरकार में हमने इनकी चेतावनी से पहले ही कोशिश किया था जानने को कि भाई क्या है ये, ऐसा तो नहीं कि जो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट विंग के भी छात्र हैं तो छात्र ही ना, तो अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ केस तो आप नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ख़ासतौर पर तब जब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में ये बात हुई थी तब उन लोगों का ये कहना था कि राज्यों में भी हम लोग ये डिटेल ले रहे हैं कि कहाँ ऐसा हो रहा है। एक होता है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने मारपीट की, उन्होंने कुछ पुलिस पे अटैक किया, तो उनके ऊपर तो कानून के हिसाब से काम चलेगा। और सीजेपी के प्रतिनिधियों को भी ये बताया गया था, वो भी इस बात पे सहमत थे, वो भी ये चाह रहे थे कि हाँ उनके साथ हो। लेकिन जो शांतिपूर्वक तरीके से जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर कोई केस ना लादा जाए, उनको हैरास ना किया जाए, वो तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, उसको लेकर अगर कोई स्टूडेंट ही है और वो पुलिस पर हमला कर रहा था, देखिए वहाँ पर तो फिर वो कानून वाला मामला आएगा, क्योंकि उस केस में सौरभ वाकई देखिए कि ये कैसे ये होना चाहिए, जैसे जिस एसीपी की हम लोग बात कर रहे हैं उनको इतना ब्रूटली पीटा गया और वो तो सब दिख रहा है ना, तो उनके साथ फिर उनके न्याय का क्या होगा, उनके जस्टिस का क्या होगा? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं दोबारा कोई एक फ्लैश पॉइंट ना बन जाए इनके और सरकार के बीच में। ऑल्दो बार बार मोबिलाइज करना भीड़ को इतना आसान नहीं होता। हाँ, और नहीं, भीड़ तो उतनी जंतर मंतर को लेकर बहुत दिक्कत इन लोगों को नहीं होगी सौरभ, ये समझिए ना, जैसे एक काउंसलर का अगर बोल दीजिए तो 3,000 4,000 का एक काउंसलर लेके आ जाएगा, 2-3 काउंसलर आपने बोल दिए तो 8,000 की भीड़ वहाँ पे आ गई। भाई कुछ स्टूडेंट आ गया, लेफ्ट का यूनियन तो है ही, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, तो उतने स्टूडेंट तो कभी भी आ जाएंगे। आज तो पार्लियामेंट में भी इसी मुद्दे पर दबाव बनाया गया ना कि होम मिनिस्टर हाउस में आके पहले जवाब दें, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अभी अमित शाह बाकी है, ये नारे वहाँ पर लग रहे थे, तो वो भी यही कि स्टूडेंट्स पर कार्रवाई हुई, इसको अब ये दोनों तरफ से दबाव बन रहा है इस पर वो, और यही सेंटीमेंट वाला इशू है ना कि भाई किसी को कहिए कि स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई, जैसे कोई ये नहीं समझ रहा है कि जिस पुलिस ने 35 दिन तक, जिस सरकार ने 35 दिन तक उनको वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे रखी थी, आज अचानक क्यों लाठीचार्ज करा देगी भाई, क्या हो गया? तो लेकिन कोई ये समझना नहीं चाहेगा, वो तो सिंपल देखिए, अब वीडियो कुछ दिख जाएगा आपको कि हाँ पुलिस लाठी भाज रही है, जाओगे पार्लियामेंट की तरफ तो क्या करेगा? हम लोग भी अगर सौरभ पार्लियामेंट की तरफ जाएं, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? लेकिन सरकार ने जो आश्वासन दिया है, ऑल्दो वही बात है कि उसमें एंटी सोशल एलिमेंट या जिसने एक्चुअली कोई हमला किया, कोई कानून तोड़ा, तो उस पर वैलिड वजह है सरकार और पुलिस के पास कार्रवाई करने की। और वो अगर वो तो ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने तो हमको अश्योरेंस दिया हुआ है कि एफआईआर वापस लेंगे। अब मैं कुछ देख रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि सरकार कौन से कानून के तहत एफआईआर वापस ले सकती है? बिल्कुल, तो सरकार को राइट ही नहीं है। वो भी एकदम से अलग चीज़ रहेगा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, देश कानून के हिसाब से चलना चाहिए, तो फिर तो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आके आप कानून आज तोड़ दें और कल को कहें कि नहीं इसको वापस लो। तो हालांकि जो बातचीत हुई थी जो मीटिंग में सौरभ, वो मैंने पूछा सरकार के मंत्रियों से, तो यही कहा गया कि वहाँ यही बात कही गई थी कि शांतिपूर्वक जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उनको हैरास नहीं किया जाएगा। अभी उनके साथ कुछ अगर हुआ है तो उसको देखा जाएगा कि भाई उसमें उनको कोई परेशानी ना हो। दूसरा हिस्सा जो है तो उसके हिसाब से तो इनके प्रदर्शनकारियों, मतलब अभिजीत दीपके, सौरभ दास और जो 1-2-4 लोग इनकी टॉप लीडरशिप दिखाई देती है, इनके और सरकार के बीच में कोई एक्टिव कम्युनिकेशन चैनल है? मतलब अभी तक पहले तो बातचीत होती थी सौरभ अधिकारियों के मार्फत ही, उसके बाद कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। दीपके के हिसाब से देखें तो क्योंकि उनका तो माइंडसेट समझ में आ रहा है, सौरभ दास निश्चित तौर पे ज़्यादा आर्टिकुलेट है, ज़्यादा खुलकर बात कर रहे थे। जैसे हमने ये पूछा कि जब उनकी बातचीत होती थी सौरभ दास की सरकार के दोनों मंत्रियों के साथ, तो क्या अप्रोच रहता था, तो हमें ये बताया गया कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहता। अच्छा। और तार्किक तरीके से बात करते थे,
सामान्य चीज़ें फैक्ट्स समझाने की भी कोशिश करते थे और समझते भी थे। मतलब कोई माइंडसेट लेकर वहाँ पर वो नहीं आते थे पहले से। अब इसमें एक चीज़ और ज़रूर दिलचस्प है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि क्यों ये कहा जा रहा है कि वो लेफ्ट का ही प्रोटेस्ट था या कोई पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड, और जो लोग गालियाँ देना शुरू कर देते हैं बिना बात के। वहाँ पे अभिजीत दीपकर से पूछा जा रहा है जब कि उत्तर प्रदेश के पेपर लीक आपके लिए कंसर्न है, पंजाब का पेपर लीक आपके लिए क्यों कंसर्न नहीं है, झारखंड का पेपर लीक आपके लिए क्यों कंसर्न नहीं है, कर्नाटक का पेपर लीक आपके लिए क्यों नहीं कंसर्न है? चुप है वो। चुप हो जा रहे हो और बार बार चुप हो जा रहे हो। तो किसको इसके बाद भी समझ में नहीं आना चाहिए कि भाई आप एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे किसी के लिए काम कर रहे हैं? अन्यथा अगर पेपर लीक आपके लिए समस्या होता और छात्रों के हित की बात होती तो आप कहते हैं ना कि हाँ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहाँ के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो, यूपी में हुआ तो वहाँ भी हो, कर्नाटक में हुआ तो वहाँ भी हो, झारखंड में हुआ तो वहाँ भी हो, लेकिन नहीं। तो वो तो अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सरकार और सत्ता पक्ष के कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी कमी यही थी कि ऐसी चीज़ों को वो लोग हाईलाइट करने में सफल नहीं रहे कि जनता को वो ये बात समझ में आए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सुधार बहुत ज़रूरी है, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और आगे फिर वैसा ना हो, वो एक देखने वाली बात होगी। क्रेडिट तो अपोजिशन को भी नहीं मिला, राहुल गांधी को भी नहीं मिला। हालांकि उनके समर्थकों ने दिल्ली में पोस्टर जरूर लगा दिए उनके कि आप जेन जी के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये सारा क्रेडिट तो गया सीजेपी को ही। हाँ सौरभ, लेकिन उसमें दो चीज़ें थी। पहली बात तो ये कि जैसे सारा क्रेडिट सीजेपी को गया, और अगर कांग्रेस पार्टी के लोग हों या बाकी अपोजिशन के जो लोग हैं उनको अगर ये बात ख़राब लगे तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर बीच मसला जब चल रहा था उसमें 20-20 दिन तक अगर आपके नेता कहीं गायब हो जाएं, जैसे राहुल गांधी गायब हो गए, तो कैसे आप फिर क्रेडिट नेचुरल वे में ले पाओगे? और सिर्फ यही नहीं, तेजस्वी यादव के साथ भी सेम हुआ और उनकी पार्टी के जुड़े हुए नेताओं से, दोनों ही पार्टी के जुड़े हुए नेताओं से बातचीत कीजिए तो इस बात को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। तीसरा, समाजवादी पार्टी को लेके कि समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव यहाँ पे बहुत कुछ करती नजर आई। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपका संगठन हर जिले में वहाँ पे प्रोटेस्ट करे? यूपी से वीडियोस नहीं आए, यूपी से ही वीडियोज आपके नहीं आ रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? तो जब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे कोई नाव की सवारी कर रहा है, उसमें आप ज़बरदस्ती का हाथ हिला रहे हैं, तो क्रेडिट उसी हिसाब से आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद इतना क्रेडिट तो सौरभ है ना कि अपोजिशन तो आप ही हैं। अगर सरकार को कोई चोट लगी तो उसका कुछ फ़ायदा आपको कैसे नहीं मिलेगा? सरकार का मोराल ही डाउन हुआ तो आपको तो फ़ायदा हुआ ना। ये तो ठीक है। अब ये कल पार्लियामेंट चल पाएगी, ये बातचीत कैसे हो गई, अब बन पाई है सरकार और इनके बीच में अपोजिशन के? ये आसान था, ये बहुत मुश्किल नहीं था और ये आज से ही हो गया होता, लेकिन राहुल गांधी को ये लग रहा था कि सरकार अभी दबाव में है, एक सेंटिमेंट है यूथ का, तो इस सेंटिमेंट को और कैश किया जाए। और जो क्रेडिट वाली बात थी सर, अब उसी को इससे जोड़ के मैं आपको बताऊं कि जब बैठक हुई थी अपोजिशन का आज एक सांसद बता रहे थे मुझे कि जब बैठक हुई तो उस बैठक में राहुल गांधी ने बोला कि ऐसे प्रोटेस्ट को हम लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ये सीधे सीधे ये बिहाफ पे काम करते हैं और आम आदमी पार्टी जैसी एक और पार्टी खड़ी हो जाएगी, तो हमें क्यों इस काम को करना। तब अपोजिशन के कुछ सांसदों ने ये सलाह दी कि ठीक है कि हमें उनका सपोर्ट भले ही हम ना करें, लेकिन अगर स्टूडेंट के अंदर कोई अनरेस्ट है, उनका कोई इशू है, तो उस कॉज के साथ हमें क्यों नहीं खड़ा दिखना चाहिए। और तब ये उन्होंने ये बोला भी कि एक फ्लैश पॉइंट हमारा भी होना चाहिए, हम भी कोई जगह चुन सकते हैं। और वो जगह तब उस मीटिंग में बातचीत नहीं हुई थी, वो जगह राहुल गांधी का आइडिया था कि फिर 7L कैंप करते हैं। उन्होंने उस मीटिंग में बताया नहीं था, लेकिन वो मीटिंग खत्म हुई थी इस बात पे कि हमारे लिए भी कोई जगह, हमारा भी कोई जगह होनी चाहिए, हम वहाँ पर इस बात को करें जिससे ये दिखे कि इस कॉज के हम साथ हैं। तो वहाँ पर जाके उस काम को कर दिया गया। अब राहुल गांधी को ये स्वाभाविक तौर पर समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा महफिल तो लूटी सीजेपी ने। दीप के इंटरव्यू दे रहे हैं, सौरभ दास उनके प्रवक्ता वो बैठ के महफिल लूट रहे हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा और आगे खींचना चाहिए। तब ये छात्रों पे लाठीचार्ज और इस तरह का इशू करके। लेकिन वहाँ पर समस्या सौरभ ये थी अपोजिशन के दलों के नेताओं की कि पेपर लीक को और कठोर बनाने के लिए, पेपर लीक के कानून को और कठोर बनाने को लेकर कोई अमेंडमेंट आ रहा है और उस पर आप संसद की कार्यवाही लंबे समय तक ना चलने दें तो फिर वो बैकफायर करेगा। तो उस लिहाज से आज ये हो गया था कि आज भर एक कर लेते हैं, कल से इस पर चर्चा हो जाएगी, जो कि सहमति बन गई है। तो कल पार्लियामेंट चल पाएगी। हाँ, चलिए, तो फिर बाकी बातें फिर कल होंगी देवेंद्र पराशर के साथ। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।